हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नकुल चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएसपी गाइडेंस। आज हमारी वीडियो नंबर 3.3 है। 3.1 और 3.2 में हमने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये आता है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जो हमारे देश का रिजर्व बैंक है उस रिजर्व बैंक की एक पॉलिसी है। लास्ट क्लास में 3.2 में हमने ये पढ़ा था कि आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट के लेवल को बढ़ा भी सकता है और इस क्रेडिट के लेवल को घटा भी सकता है। इसी क्रेडिट के लेवल को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी एक पॉलिसी यूज करता है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई का मतलब है मौद्रिक नीति आरबीआई की। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये पॉलिसी किसकी है? हमारे देश के सेंट्रल बैंक की। विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है किसको? क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करती है वो पॉलिसी क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे हम उधार का लेवल बढ़ा भी सकते हैं और उधार का लेवल घटा भी सकते हैं। तो ये पॉलिसी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको नाम देते हैं हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, साख नियंत्रण नीति इसको हम हिंदी में नाम देते हैं। ये पॉलिसी जो है एक्चुअल में इस पॉलिसी का यूज कैसे करता है आरबीआई? आरबीआई कहता है कि हमारी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स रखे हैं और ये सारे के सारे टर्म्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। इन सारे पार्ट्सों को मिलाकर अगर हम चाहें तो इकोनॉमी में क्रेडिट के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, क्रेडिट के लेवल को घटा भी सकते हैं। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो क्रेडिट पर इंपैक्ट डालेंगे। ये सारे के सारे कंपोनेंट कहलाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट, मौद्रिक नीति के उपाय। जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करा जाता है। पहला पार्ट आता है तुम्हारा इसमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मात्रात्मक उपाय, और दूसरा आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसको गुणात्मक उपाय कहा जाता है। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में टोटल मिलाकर 6 मेजरमेंट्स होते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें टोटल मिलाकर हमें 3 मेजरमेंट्स पढ़ने होते हैं। इसका मतलब टोटल मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे पास 9 मेजरमेंट हैं। पेपर में कभी भी ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट हाँ इन 9 मेजरमेंट में से कोई एक सिंगल टर्म जरूर पेपर में आएगा। तो आज का ये टॉपिक बैंकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज के लिए मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं कि ये टॉपिक जो बैंकिंग में आप पढ़ रहे हो, जब हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले चैप्टर में आएंगे तो उस चैप्टर में ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा। तो बेटर है इसको अभी परफेक्ट कर लेना ताकि बाद में आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है, मैं वन बाय वन इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं समझाऊंगा। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं रेपो रेट। रेपो रेट को हिंदी में रेपो दर कहा जाता है। रेपो रेट होती क्या है? देखो, एक है सेंट्रल बैंक, मैं एग्जांपल, ये है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों में मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने एक स्टेट बैंक लिखा जो हमारी कंट्री का एक कमर्शियल बैंक है। तुम अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। और एक है हमारे पास आरबीआई जो हमारी कंट्री का क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और एक तरफ है पब्लिक के कुछ मेंबर्स, ये है पब्लिक। ठीक है, अब स्टेट बैंक आरबीआई से कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अगर स्टेट बैंक चाहे, मतलब अगर कमर्शियल बैंक चाहे तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन की फैसिलिटी ले सकता है। अगर ये कमर्शियल बैंक इस सेंट्रल बैंक से क्या लेता है? लोन की फैसिलिटी लेता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक से लोन की फैसिलिटी ली, तो आरबीआई जो है इसको जो लोन प्रोवाइड करेगा, ये लोन दो तरीके से प्रोवाइड कर सकता है। या तो ये लोन होगा किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, या फिर ये जो लोन दिया जाएगा ये दिया जाएगा किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म। मैंने सिंपल एक बात बताई है कि जब रिजर्व बैंक, जब हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंकों को लोन की फैसिलिटी देता है, तो वो लोन दो तरीके से होंगे, या तो वो लोन शॉर्ट टर्म होंगे या फिर वो लोन लॉन्ग टर्म होंगे। अगर ये लोन शॉर्ट टर्म है तो इस शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है ये कहलाती है रेपो रेट, और अगर ये लोन लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो कहलाती है बैंक रेट। सिंपल, दोनों टर्म्स को आपस में कोरिलेट करो और आराम से पता कर सकते हो। दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम है, फर्क सिर्फ किस चीज का आता है कि लोन शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन की फैसिलिटी देता है और वो लोन शॉर्ट टर्म होते हैं तो रेट कहलाती है रेपो रेट। बट जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटी देता है तो उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होती है वो कहलाती है क्या, बैंक रेट। क्लियर है। थर्ड आता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक और फैसिलिटी देता है, वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे एक्सेस फंड्स हैं, एक्सेस फंड्स का मतलब है तुम्हारे पास इतना पैसा लोगों ने जमा कर दिया है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा अवेलेबल है, तो एक काम करो, इस पैसे को डिपॉजिट करा दो, इस पैसे को डिपॉजिट करा दो। कहां पर, आरबीआई के पास। आरबीआई कमर्शियल बैंकों से ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक्सेस फंड्स आए हुए हैं, तुम्हारे पास पैसों का स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस पैसों को तुम अगर चाहो तो उसे हमारे पास भी डिपॉजिट करा सकते हो। और अगर आरबीआई के पास इन्होंने अपना एक्सेस पैसा जमा करवाया तो आरबीआई क्या करेगा, इस स्टेट बैंक को एक रेट या फिर एक परसेंटेज से इंटरेस्ट देगा। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर अपने बैंक में पैसा जमा करवा रहा हूं तो वो बैंक वाले मुझे क्या देते हैं, इंटरेस्ट। सेम यही काम कमर्शियल बैंकों के साथ आरबीआई का होगा। अगर कमर्शियल बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई में जमा करवाया है तो आरबीआई उनके एक्सेस फंड्स पर उन्हें क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। और यही जो इंटरेस्ट होता है ये रेपो रेट नहीं थी, ये इसका रिवर्स हो गया है, तो इसलिए इस वजह से इसको नाम दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। रेपो रेट को रेपो दर कहते हैं, इसको रिवर्स रेपो रेट को विपरीत रेपो दर कहते हैं। क्लियर है। बैंक रेट को बैंक दर कहा जाता है। चौथा टॉपिक आता है तुम्हारा इसमें स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट में एसएलआर कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये होता है वैधानिक तरलता अनुपात और ये होता है नकद निधि अनुपात। मैं इस टॉपिक को यहां से हटा रहा हूं, मैं फिर से, क्योंकि मैं एक नया टॉपिक बनाऊंगा। देखो, जो हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, इनके पास जितना भी पैसा होगा, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, इनकी जो 100% डिपॉजिट्स होती हैं, इस 100% डिपॉजिट का जो कुछ पोर्शन है उसका इन्हें अलग अलग पार्ट करने होते हैं 100% डिपॉजिट्स के। इस 100% डिपॉजिट्स में से कुछ पोर्शन ऐसा है जो वो अपने खुद के पास रखते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया सेल्फ। बट इस 100% डिपॉजिट में से वो एक पोर्शन किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास, टू आरबीआई। ये किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं। कमर्शियल बैंकों की जो टोटल डिपॉजिट है उस डिपॉजिट्स के दो अलग अलग पोर्शन हमने करे। एक वो पोर्शन जो उन्होंने अपने पास मेंटेन रखा और एक वो पोर्शन जो उन्होंने आरबीआई के पास मेंटेन करा। इस दोनों पोर्शन को हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको वो मार्केट में एज ए लोन या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट, जैसा वो चाहे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 100% में से मान लो उन्होंने 20% अपने पास रखा और 100% में से 5% उन्होंने किसके पास रख दिया, आरबीआई के पास। मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो जो 20% वाला लेवल मैंने एज्यूम करा है, मैंने ये माना है, एक्चुअल लेवल नहीं है, ये ध्यान रखना। इकोनॉमी में इसकी जो रेट है वो बढ़ती घटती रहती है। अगर मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का एक पोर्शन अपने पास रखते हैं, तो जो उन्होंने अपने पास रखा ये तो कहलाएगा एसएलआर। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब कमर्शियल बैंकों की टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन जो उन्हें अपने पास मेंटेन करना है, ये कहलाता है एसएलआर। बट अगर मैं कहता हूं कमर्शियल बैंकों की टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन जो से किसके पास मेंटेन करना है, आरबीआई के पास, ये कहलाता है
CRR। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट के दो पोर्शन कर देते हैं, एक वो पोर्शन जो अपने पास रखने वाले हैं, एक वो पोर्शन जो वो आरबीआई के पास रखने वाले हैं। जो रेस्ट पोर्शन होता है, जो बचा हुआ पोर्शन है, 100 में से 20 और 5% ये तो गया, बचा कितना 75%। इस 75% को वो लोन पर भी यूज कर सकते हैं, इस 75% को वो मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये चीज डिपेंड करती है कमर्शियल बैंकों के खुद के ऊपर। बट ये ध्यान रखना, जो टोटल डिपॉजिट में से एक पोर्शन अपने पास रखा गया है वो एसएलआर है, जो एक पोर्शन किसके पास रखा गया है, आरबीआई के पास, वो है सीआरआर। क्लियर है? अब आते हैं इसके बाद हम अपने 6th इंस्ट्रूमेंट पर, जिसका नाम होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, समझना इस बात को ध्यान से, और दूसरे हमारे बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक्स। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी अपनी सिक्योरिटीज अपने पास होती हैं। भाई सिंपल सी बात है, पैसों से पैसा बनता है। आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, उस आरबीआई ने अपने पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में लगा दिया, डिबेंचर्स में लगा दिया, बॉन्ड्स में लगा दिया, जो भी पैसा लगा रखा है उस पैसे की इसके पास क्या है, सिक्योरिटीज हैं इसकी अपनी। ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी अपने पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी भी तो अपने पास सिक्योरिटीज होती हैं, इनकी भी अपनी सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं। आरबीआई ने जो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, इसका मतलब आरबीआई की सिक्योरिटीज अपने पास है। कमर्शियल बैंकों के पास खुद की अपनी सिक्योरिटीज हैं। अगर ये चाहे आरबीआई वाले तो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक। अपनी सिक्योरिटीज को किसको बेच सकते हैं, कमर्शियल बैंकों को। और अगर आरबीआई वाले चाहें तो कमर्शियल बैंकों से जो इनकी सिक्योरिटीज थी परचेज कर सकते हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से इसकी सिक्योरिटीज को परचेज भी कर सकते हैं। अगर आरबीआई ये काम ओपन मार्केट में, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस फ्री मार्केट है इसलिए उसको ओपन मार्केट कहा गया, अगर आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटीज को किसको बेचा, कमर्शियल बैंकों को, या आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों की सिक्योरिटीज को परचेज करा, तो सेल और परचेज सिक्योरिटीज का जो कमर्शियल बैंकों के साथ हो रहा है, इसी को नाम दिया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों? क्योंकि ओपन मार्केट में होने वाली ये एक्टिविटीज हैं, किसकी, आरबीआई की। क्लियर है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो इन सभी पॉइंटों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही आएगा, बट ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, हमारे ये 6 इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। भाई मुझे पता है, अगर मैं मार्केट में एक 10 लाख रुपए का लोन लेता हूं, 10 लाख रुपीस का, तो इस 10 लाख रुपए के लोन के लिए मुझे एक सिक्योरिटी देनी होगी। ये जो सिक्योरिटी होती है, क्या ये 10 लाख से कम हो सकती है? नहीं। 10 लाख के बराबर नहीं। जब भी हम लोन लेंगे तो लोन के लिए जो हमें सिक्योरिटी देनी होती है वो 10 लाख से ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल 10 लाख की जगह हमने कितने की सिक्योरिटी दी, 12 लाख रुपए की। अगर मैं लोन लेता हूं तो लोन के लिए मुझे एक सिक्योरिटी देनी होती है, और उस सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा लोन की वैल्यू से ज्यादा होती है। सिक्योरिटी की वैल्यू लोन की वैल्यू से जितनी ज्यादा होगी वो कहलाती है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। या फिर मैं ये कह सकता हूं, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है लोन देने के लिए जो एडिशनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाएगी मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको सीमांत आवश्यकता कहा जाता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग वर्ड हमने सुना है राशन से। देखो, राशन भंडार जो होते हैं उस पर जो राशन मिलता है, गेहूं चावल चीनी जो मिल रहे हैं, वो अनलिमिटेड नहीं मिलते, एक लिमिट में मिलते हैं। राशनिंग वर्ड हमेशा एक लिमिटेड कोटे के अकॉर्डिंग यूज करा जाता है। जहां भी किसी चीज का कोटा फिक्स कर दिया जाएगा वहां उस चीज की हम राशनिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं मार्केट में लोन देता हूं और लोन का लेवल मैंने फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा लोन तुम्हें नहीं मिल सकता, इसका मतलब उसकी हम क्या कर रहे हैं, राशनिंग। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट के कोटे को फिक्स करना, उधार के कोटे को फिक्स करना। और जब ये उधार का कोटा फिक्स करा जाता है तो इसी को राशनिंग ऑफ क्रेडिट का नाम दिया जाता है। लास्ट इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको नाम देते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है नैतिक प्रभाव। देखो, आरबीआई एक एपेक्स बैंक है। अगर आरबीआई चाहे तो आराम से किसी को समझा भी सकता है और उसके ऊपर एक प्रेशर भी बना सकता है किसी बैंक के ऊपर। आरबीआई
जितने भी बैंक्स होते हैं उनको परसुएड करके या उनके ऊपर प्रेशर डालकर अपनी पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए मान्य करता है, मतलब उनको मनाता है कि हाँ भाई तुम हमारी पॉलिसीज को फॉलो करो, हम क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहते हैं। सिंपल है, मॉरल सजेशन का मतलब एक तरीके का मॉरल प्रेशर या फिर एक तरीके से परसुएशन से या किसी को मनाने से है। ठीक है, हमारे पास ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के ये कुछ उपाय थे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंपैक्ट पढ़ेंगे। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया जैसे रेपो रेट क्या है, बट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेपो रेट से हम क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं। आज मैंने पढ़ाया बैंक रेट क्या है, बट अगली क्लास में पढ़ेंगे बैंक रेट से क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट पर इंपैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।